हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और आप सभी का मेरे इस चैनल साइंस विद बेबी लिसा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में आगे पढ़ेंगे और लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने तत्व, उनके परमाणु क्रमांक और प्रतीक के बारे में और उन्हें याद करने की ट्रिक देख ली थी और मुझे आशा भी होगी कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो आज हम लोग उसके आगे का देखते हैं और जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी एक तरीके से उसको भी हम बेसिक केमिस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि उसका यूज़ होता है 10th में, बट वो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। लेकिन विदाउट उसके उसके यूज़ के बिना आप लोग अगर क्या नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। और एक बात ये है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 दिनों से मेरे वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं। तो उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारे एरिया में नेटवर्क इशू था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई हैं। बट मैं कोशिश यही करूँगी कि आप लोगों की वीडियो टाइम पे अपलोड कर दें, जिससे आप लोग टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करते रहें, है ना। और टाइम एक्चुअली वैसे भी कम हो रहा है, 22 से एग्ज़ाम है। तो आइए हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत होती रहती हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो तत्व बताए थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब बताए थे। तो ये बनते कैसे हैं? सबसे पहले इन्हें ही हम लोग परमाणु बोलते हैं। तो देखिए, परमाणु क्या पूरी संरचना के बारे में देखते हैं कि परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो सबसे पहले परमाणु हमारे 3 अवयवी कणों से, 3 मूल कणों से बना होता है। और वो 3 मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परमाणु की संरचना के बारे में देखते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। और इस नाभिक के अंदर परमाणु के 2 मूल कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ ये कक्षाएं होती हैं जिनको सेल बोलते हैं। और इनमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहली कक्षा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। जैसे इसमें दूसरी कक्षा है तो इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और मान लो जैसे तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया था। और हाँ, देखिए एक पहले थोड़ा सा और बता देते हैं कि कोई भी अगर तत्व है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती कितनी है ना। ये चीज़ पता ही नहीं है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो किसी भी तत्व का जो भी क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, उसमें उतने ही, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का जितना होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि हमने बता दिया कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है ना। तो अगर हम बात करें कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन है। ठीक है, देखिए समझते चलिए, अभी आपको पता चलेगा इसका यूज़ क्या है। बहुत सारे लोग क्लास को स्टार्टिंग से लीव करके चले जाएंगे कि ये तो मेरे क्लास का है नहीं, 9th का है, 9th में पढ़ेंगे। बट जब आपको अम्ल क्षार लवण में जब हम किसी भी यौगिक को आयनित करना बताएंगे तो उस आयन के ऊपर कितने प्लस आते हैं, कितने माइनस आते हैं, वो चीज़ यहाँ से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास कोई भी लीव करके मत जाइएगा, पहले पूरा सीख लीजिए। तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P+ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 11 और प्रोटॉनों की संख्या होगी 11। लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारी कभी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। न्यूट्रॉन को N से प्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु भार होता है 23। ठीक, परमाणु भार इसका जो होता है, इसका परमाणविक द्रव्यमान एक तरीके से बात करें 23 होता है। तो इस परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो वैल्यू जो आती है वो हमारे प्रोटॉनों की संख्या आती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसमें हमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 23 इसका परमाणु भार था। इससे इस परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारा नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। मतलब ये हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो इतना हो गया।
फिर उसके बाद में तो वही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही यहाँ पे सेल्स में फिल किए जाते हैं। और तो जैसे सोडियम की बात की तो पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तो टोटल मिला के कितने हुए 10 हुए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे हम लोग ये बाहर लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये बाहर हो गए। और जो हमारे ये क्या कहते हैं कि जैसे कि हर परमाणु क्या होता है, स्थायी रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना घर हो, मकान हो और हर चीज़ उसकी खुद की हो, किसी दूसरे पे उसे डिपेंड ना होना पड़े। या हर इंसान जैसे चाहता है कि हमें किसी दूसरे से अपने लिए पैसे ना मांगने पड़े, हमारे पास पर्सनल खुद हो, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता जिस समय हो उसे पूरी कर लें, हर व्यक्ति चाहता है। तो वैसे ही परमाणु भी क्या चाहते हैं, स्थायी रहना चाहते हैं। ठीक है, और हर परमाणु क्या चाहता है, स्थायी कब रहता है, जब उसके बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 का मतलब होता है अष्टक। ठीक, तो हर परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, मतलब कि क्या, अष्टक उसका कंप्लीट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो क्या कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसे देगा? 8 जैसे मान लो कि 8 बहुत बड़ी संख्या है उसके पास, अब 1 और 7 की तुलना करेंगे तो 7 1 की तुलना में काफ़ी बड़ा है ना। तो कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम को दे नहीं सकता कि ये अपना स्थायी हो जाए। लेकिन ये ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ये जो बाहरी कोश में है इसको बाहर निकाल सकता है। ये क्या करेगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, छोड़ देगा, किसी को दे देगा, तो जब इसको छोड़ देगा तो इसके जो बाहरी कोश बचेगा ये वाला बचेगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ये जो सोडियम होगा वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो किसी जो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, सोडियम, जैसे हमने बोला सोडियम है, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे कि मानो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, कहीं पर चला गया, लीव हो गया, निकल गया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे प्रदर्शित करें, तो जो अच्छा देखिए, अगर किसी के यहाँ कोई मान लो भिखारी है, किसी के घर मांगने गया और उस व्यक्ति ने भिखारी को रुपए दे दिए, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या था, धनी था, तभी उसने धन को दे दिया। समझ में आया? तो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो देने वाला क्या होगा, धनी होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का जो धनायन होता है वो सोडियम का धनायन, ठीक, ये हो गया। तो सोडियम पे हमेशा प्लस आयन आता है, वो भी 1 आता है। समझ में आया कि यही जो इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा वाला इसने निकाल दिया तो इस पर धनायन आ गया। ठीक है, और दूसरा देखिए, अभी हम इसको इससे बता रहे हैं, अभी हम इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को लेते हैं तो उसको भी समझते हैं। जैसे क्लोरीन जो होता है, देखिए जो क्लोरीन होता है उसमें 17 उसका होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो जितने परमाणु क्रमांक उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 17 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 ही होंगे। तो इसका मतलब देखो 2 8 18। अब क्या करेगा, ये बाहरी जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें फिल कर देगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, फिल कर देगा। अब ये भी क्या चाहता है, स्थायी रहना चाहता है। हर व्यक्ति स्थायी रहना चाहता है तो ये भी स्थायी रहेगा। तो इसको स्थायी रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही है, देखो इसके बाहरी कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसे स्थायी रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, 1 की, क्योंकि अष्टक पूरा होना चाहिए और अष्टक पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता। क्या दे सकता है, कोई ज़्यादा रुपए अपने आप देगा, कुछ नहीं, तो ये नहीं देगा। ठीक है, ये अपना 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये कहेगा कोई हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम कंप्लीट हो जाएं। जैसे सोडियम ने दिया था ऐसे कोई दे देगा, क्लोरीन वैसे 1 ले लेगा। ठीक है, अब भिखारी क्या है, भिखारी क्या है, हमेशा रुपए लेगा। इसका मतलब क्या है, उसके पास रुपयों की कमी थी तभी उसने रुपए मांगे तो उसे मिल गए। जो रुपए लेता है वो क्या होता है, ऋणी होता है। ठीक है, और रुपए लेने वाले को एक तरीके से कर्जदार भी बोलते हैं, कर्जदार को ऋणी भी बोलते हैं। तो लेने वाले के ऊपर ऋण चिन्ह आ जाता है। तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आएगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से है वो इसके पास आया, ठीक है, तो इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। तो क्लोरीन को Cl- से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है,
कभी भी सी और एल ऐसे ना लिखना, सी एल ऐसे लिखना जोड़ करके, ताकि समझ में एक में ही है। ये देखिए बहुत सारे ऐसे लिख देते हैं सी एल क्लोरीन। सी क्लोरीन की स्पेलिंग CHLO नहीं होती, बट CL से हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन पे कितना आ गया, माइनस आ गया। तो ये बात तो समझ में आई कि हाँ सोडियम पर एक धन आयन आया, कैसे आया, क्लोरीन पर एक ऋण आयन आया, कैसे आया। लेकिन क्या सब पे हमेशा एक धन आयन एक ही ऋण आयन आएगा, या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं? अगर एक से ज़्यादा आएंगे तो कितने आएंगे, क्या 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे, कितने आ सकते हैं हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। और तो क्या हम ये निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिक्स था इसलिए हमने यहाँ से उठाया, लेकिन आपको हम इसके बाद का भी दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी इसको हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताते हैं, ठीक है। इसको ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे, ठीक है। आप लोगों ने अच्छा कुछ शायद पढ़ा हो, लेकिन अब नहीं, और अगर आपको टीचर ने बताया होगा तो पता होगा, बाकी नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। देखिए कहते हैं ना कि कोरे कागज़ पे लिखना आसान होता है ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं, और अगर कोरा कागज़ नहीं है तो उसको पहले साफ़ करना पड़ता है, और साफ़ करने में टाइम लगता है, और फिर उसमें लिखना पड़ता है ना। तो कोरे कागज़ पे लिखना ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए अब तो है नहीं, बट हम आपको बता देते हैं। देखिए 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी, उसके बाद हमारा होता है डी, फिर होता है हमारा एफ, ठीक। ये और भी होते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 4 की जरूरत है। 4 देखिए, जो एस ब्लॉक होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। अधिकतम क्या, इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर उसके बाद प्रोटॉन कह रहे हैं, पी में क्या होते हैं, अधिकतम हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अधिकतम है, मैक्सिमम ही है। फिर डी में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 14, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमको इसका यूज़ होने वाला है, इसलिए हमने बताया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक डायरेक्ट हम आप बता सकते हैं कि कैसे होता है, बाकी एक दूसरा भी होता है निकालने वाला। तो अभी हम लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग उसको निकालना सीखें कि सूत्र भी कहाँ से बना है ना। बस हम सूत्र जैसे होता है वो देख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कैसे लिखा जाता है ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, एक होता है हमारा KLMN वाला होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि ये हमारा नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी, ये इसकी तीसरी, और ये इसकी चौथी। तो ये जो पहली होती है बेटा इसको K बोलते हैं, फिर हमारी L, फिर ये हमारी M, और फिर उसके बाद हमारी N होती है, ठीक है। तो K में अधिकतम हमारे 2, इसमें 8, फिर 8 ऐसे होते जाते हैं, ठीक। तो हम इसको KLMN में अगर लिखना चाहें तो डायरेक्टली 2, 8, 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर पढ़ा होगा शायद, बट अब आप लोग उसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर हट गया है तो शायद आप लोगों ने ना सुना हो, बट अगर वो हो तो वो चैप्टर होना चाहिए था, उसकी ज़रूरत होती, बट पता नहीं क्यों हटा दिया गया। तो कोई बात नहीं, मैं सीखना ही है, कौन सा कोई कह देगा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक तो हम 2, 8, 8 ऐसे करके कर सकते हैं, बाकी और भी हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है। देखिए इसके आगे और भी होता है, बट आप लोगों को इतने बहुत यूज़फुल है। आप लोगों को हमने जो 30 तत्व लाइन से बताए थे उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, तो फिर इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे है। देखिए हमने पहले से इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐसे लिख दिया है, लेकिन सब में पहले से नहीं लिखेंगे। S इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है। ये जो है ना 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 ये आवर्त संख्याएं हैं, ठीक है। तो अभी तो हम आवर्त और वर्ग इतना तो टाइम है नहीं कि हम आपको वो बताएं, बट ये इतना समझ लीजिए ये आवर्त है। पहले आवर्त का S ब्लॉक
है और उसमें हमारे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे आवर्त का s ब्लॉक है, उसमें भी अधिकतम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे आवर्त का p ब्लॉक है, उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तीसरे आवर्त का हमारा s ब्लॉक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। अभी हम बताएंगे, सब में अधिकतम तो हो नहीं सकते ना। तीसरा आवर्त है और उसका p ब्लॉक है, उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथे आवर्त का s ब्लॉक है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे आवर्त का ये d ब्लॉक है, उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो देखिए, अगर कोई हमारे पास परमाणु है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की बात कर रहे हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे कि अभी हमने सोडियम ही देखा था, तो वो तो एक सोडियम बता देते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सारे बता देते हैं ना। तो जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका हमें लिखना है कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। फिर उसके बाद हमने लिखा 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो कितने, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने कहा 2p6, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए। अभी 11, एक अभी बचा हुआ है। तो हमें एक जो बचा हुआ है, इसमें देखिए अधिकतम 2 आ सकते हैं, मतलब अधिकतम 2 आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम लोग इसमें न्यूनतम कितने भर सकते हैं, ये तो कहा नहीं है। तो न्यूनतम तो 1 हो सकता है, 0 अगर होगा तो फिर वो आएगा ही क्यों। ठीक है, तो अधिकतम हम लोग, अधिकतम की वैल्यू है, न्यूनतम हमारा 1 होगा, तो इसमें और 1 होगा। ठीक, तो देखिए 2, ये जो है ना, ये जो फिल कर रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए पहले आवर्त में कितने आए, 2 आए, तो हमने यहाँ लिख लिया कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। फिर उसके बाद दूसरे में देखिए कितने आए हैं, 2 और ये 6, कितने आए, 8 आए। यहाँ तक क्लियर है। फिर तीसरे वाले में कितने आए, 1 आया। बाहरी कक्षा में देखिए ये K का है, ये L का है और ये M का है। बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करना चाहता है, अभी बताया था, तो इसमें 8 आ नहीं सकते, तो इसको साथ कोई देगा नहीं, तो ये क्या करता है, एक दे देता है। ये जब चला जाएगा तो ये हट जाएगा और ये यहाँ पे 8 देखिए स्थायी हो गया है ना, स्थायी हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। वही 1 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो क्या होता है, सोडियम पे हमारा Na+ आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर इसको नहीं लिखना चाहें तो। उसके बाद देखिए जैसे कि हम बता देते हैं मैग्नीशियम का, तो इसको हटा देते हैं। ये आप लोग अगर चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नहीं तो आगे फिर कैसे फिल करेंगे। बाकी इसमें भी देखिए हमने 6d10 लिख दिया हुआ है कि किस में कितने आते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं ना। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर इसके आगे देखिए, ये तो हो गया कि लग रहा होगा कि भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस पे कितने आयन होते हैं, है ना। अब डायरेक्टली तो बताया नहीं जा सकता है। कुछ हैं कि चुनिंदा के हैं कि हाँ इनका तो यूज़ होता ही होता है, तो उनको कर सकते हैं, बट सारे तो नहीं हो सकते ना, कुछ निकालना तो आना ही चाहिए कि आया कहाँ से। तो ये सोडियम हो गया। उसके बाद पोटेशियम देख लेते हैं, हम मैग्नीशियम का देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम में 12 होता है, तो हमने किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s। अब देखिए अधिकतम है ना, बाद वाला चेक कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 हो गए, कितने बचे, 2, तो हमने s में 2 फिल कर दिया और अधिकतम 2 आते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले आवर्त में कितने आए, 2, दूसरे वाले में देखिए 2 और ये 6, दूसरा आवर्त कितने हो गए, 8, लास्ट वाले में कितने हो गए, 2। तो अष्टक पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो क्या कोई इसको 6 दे सकता है? हमें इतने लगता है इसको कोई देगा, तो ये क्या करेगा, ये खुद ही अपने 2 दे देगा। तो ये जब 2 दे देगा तो ये देखिए बाहरी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये स्थायी हो जाएगा, है ना। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पर ये 2 दे देगा। जब ये 2 दे देगा तो देने वाला धनी कितने दिए, 2 दिए, तो इसके पास जब ये 2 दे देगा तो इसके ऊपर 2 धन चार्ज आ जाएंगे, Mg++। ठीक है, फिर उसके बाद जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। तो अब अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले में तो 2 आता ही है, दूसरे में 8 आता है, 8 2 10 हो गए, लास्ट में कितने बचे, 3 बचे, तो 3 लिख दिया हमने, 2 8 3। अब इसके बाहरी कोष में 8 होने चाहिए, 5 की कमी, कोई देगा नहीं, तो ये खुद ही दे देते हैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, देने वाला होता है धनी, तो इसके ऊपर 3+ चार्ज आ जाएंगे। देखिए इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो एल्यूमिनियम के ऊपर हम लिख दें 3+ कि 3+ है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल्यूमिनियम +++ मतलब 3+। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक दो माइनस वाला देख लेते हैं, एक अभी इसी के नीचे हम देख लेते हैं माइनस वाला। जैसे कि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन पे हमारा देखिए कितना होगा 17, और इसका कहेंगे 2,8,7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाता है, तो इस वजह से क्या बना लेता है Cl-, एक ले रहा है ना इसलिए माइनस बना लेता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का अगर देखना चाहें तो देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2,6 होगा, और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको ये 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देगा, तो ये देगा कोई और देगा, तो ये क्या करेगा, ये लेगा, और अगर ये लेगा तो लेने वाला क्या होता है, ऋणी होता है, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये इस पर हम क्या कर देते हैं O डबल माइनस क्यों, क्योंकि 2 है, इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं O2 माइनस। समझ में आया? तो कैसे प्लस आता है, कैसे डबल प्लस आता है, कैसे ट्रिपल प्लस आता है, कैसे एक माइनस आता है और कैसे डबल माइनस आता है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने आपको ये बताया। ठीक है, और कुछ यही देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोजन पे एक प्लस आता है, कैल्शियम पे डबल प्लस आता है, पोटेशियम पे ट्रिपल प्लस आता है। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके साथ में ही आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क देंगे, जिसे ये जो पढ़ा है इसको करके देखें कि आया कि नहीं आया। देखिए, एक तो आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको लिथियम का पता होना चाहिए, ठीक, तीसरा आपको फ्लोरीन का पता होना चाहिए, ठीक है, चौथा कार्बन का भी देख लेते हैं, ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का तो मैंने बता ही दिया है, और 5 नाइट्रोजन का पता होना चाहिए, 6 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैंने बता ही दिया है, फास्फोरस और बाकी वो रहने दो, पोटेशियम का पता होना चाहिए, कैल्शियम का पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में हमारा कॉपर का पता होना चाहिए, फिर हमारा जिंक का पता होना चाहिए, निकिल का भी देख सकते हैं, और हाँ देखिए निकिल का हम दे रहे हैं, निकिल, और उसके साथ में ही एक हमारा है आयरन का, इसका होता है 26, और ये 2 प्रकार से होता है, ये कभी कभी हमारा डबल प्लस बनाता है, कभी कभी ट्रिपल प्लस बनाता है, ठीक है, तो इसकी सिचुएशन अलग है, और बाकी इन सबको आप देख सकते हैं, तो बना करके आप लोग ये चेक कर लीजिएगा। कॉपर में आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपवाद बना रहता है, अपवाद है इसलिए क्योंकि ये नियम का पालन नहीं करता है, बाकी एक दूसरे नियम का पालन करते हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है आज का, और ये इसका यूज़ करके आपको ये करना है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, और कल से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और 4 चैप्टर हैं, हमने आपको पहले बताया था। तो पहला था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, दूसरा अम्ल क्षारक और लवण, तीसरा हमारा धातु तत्व, और चौथा हमारा कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। लेकिन हम पहले जो है दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे अम्ल क्षार और लवण, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग है, और वो अगर हमारे हिसाब से हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, सेकंड वाला पहले पढ़ा के तब फर्स्ट पढ़ाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में डायरेक्ट तोड़ना आ जाता है, थोड़ी बड़ी बड़ी रिएक्शंस आ जाती हैं, तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर अम्ल क्षार में धीरे धीरे सीखते हैं ना ये चीज़, तो ज़्यादा आसान होता है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है, इसलिए अम्ल क्षार लवण को हम लोग पहले देखेंगे, फिर बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं को भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये आज यहीं तक, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुँचे। ओके, थैंक यू।